भाजपा की आधिकारिक पोजीशन ये हो गई कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जम्मू संभाग के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है। आप मुझे बताइए ये सच्चाई है? जम्मू संभाग में कितना बड़ा एक सेगमेंट है जो जम्मू को सेपरेट स्टेट बनवाना चाहता है, क्या ये बात वहां पे रखी गई? डिलिमिटेशन की बात हुई, लेकिन क्या जम्मू का जो एक्सप्रेशन, जम्मू का जो सेंटिमेंट की डिलिमिटेशन 2011 के फ्रॉड और फज्ड एंटी जम्मू सेंसस के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्या वो बात हुई? तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात वहां पे हुई जो जम्मू के एक तो फेवर में थी, और जिन बातों पे फैसला हुआ उनमें से कौन सी एक ऐसी बात थी जो जम्मू के खिलाफ नहीं थी? डिलिमिटेशन ऑन 2011 सेंसस क्या जम्मू के खिलाफ है कि नहीं है? उस आधार पे तय होगा कि कश्मीर को कितनी सीट्स मिलेंगी, जम्मू को कितनी मिलेंगी। 2011 के आधार पे करोगे तो ये निश्चित है कि कश्मीर के हाथ में ये सत्ता जाएगी, जम्मू को प्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। जम्मू की पॉपुलेशन को जिस तरीके से कम किया गया है उस कमी के कारण जम्मू को सत्ता में भागीदारी अपने साइज के हिसाब से नहीं मिलेगी। तो प्रेसिडेंट, हमारी व्यक्तिगत सफलता, रोशनी कानून को ध्वस्त करना था, लेजिस्लेटिव जिहाद को, उस व्यक्तिगत सफलता पे जो बड़ी पार्टी अपने आप को समझती है भाजपा, तो उसने तो सारा डीडीसी का चुनाव लड़ा। यानी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एक पॉइंट ऑफ व्यू एकजुट जम्मू भी रखता है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी रखते हैं, पीओजेके के रेफ्यूजीज भी रखते हैं, कश्मीरी हिंदू समाज के लोग भी रखते हैं। ये डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को जब आपने एक्सक्लूड किया तो ये मीटिंग आपकी एक्सक्लूसिव बन गई, ये इंक्लूसिव नहीं थी। और ये तर्क देना कि बड़ी पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है और ये मूर्खतापूर्ण भी है, और ये रिफ्लेक्ट करता है एंटी जम्मू बायस इस सरकार का भी, जो पिछले सरकारों की तरह 2014 और 15 के बाद पुनः उसी पॉलिसी स्ट्रक्चर पे काम कर रही है जिस पॉलिसी स्ट्रक्चर पे पुरानी सरकारें काम करती थी, जिसमें जम्मू सेकंड क्लास रहता था। में जिस तरीके के बाद डिटेल्स शेयर की गई, जम्मू के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जम्मू की प्रायोरिटीज को डिस्कस नहीं किया गया, जम्मू की सेंसिटिविटीज को डिस्कस नहीं किया गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन इस चीज को साबित करती है। आप दूसरा आंकड़ा देखिए, 14 में से 9 लोगों को बोलने का ऑथोराइजेशन मिला। 9 में से 7, अगर आप आइडियोलॉजिकली डिवाइड करें, 9 में से 7 तो गुपकार गैंग का हिस्सा थे, एक व्यक्ति न्यूट्रल था, और एक व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बोलने का मौका दिया गया था जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने वहां पे कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, और अगर कुछ बोलते भी तो वो बोलते जो जम्मू के लोग वहां पे सुनवाना नहीं चाहते थे, इसलिए जम्मू की बात नहीं हुई। आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग 7 तो गुपकार गैंग के ही व्यक्ति थे, उसमें आप गुलाम नबी आज़ाद को भी डाल दीजिए, मुजफ्फर हुसैन बेग को भी डाल दीजिए, एंड जो द न्यूट्रल वन मिस्टर भीम सिंह जी, ही स्पिल्ड द बीन्स। नेशनल टेलीविजन पे आज तक पे उन्होंने कहा कि जम्मू को लेकर कोई बात नहीं हुई, और ना ही कोई बात जम्मू के संदर्भ में सामने आई। क्या यह मुद्दा उठा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, इस पर डिलिमिटेशन ना करवाइए? क्या यह मुद्दा उठा कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने का ऑप्शन कंसिडर किया जाना चाहिए? क्या यह मुद्दा उठा कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के 2 यूटीज बना देनी चाहिए, एक उन हिंदुओं के लिए जो जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, नरसंहार के विक्टिम्स को उनका न्याय देने के लिए, बेसिक चीज एक एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन देने के लिए? क्या यह बात वहां पे आई? क्या यह बात आई कि जम्मू में जम्मू संभाग के हिंदू और कश्मीर संभाग के वो हिंदू रह रहे हैं जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं, इनके नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित तो करिए कि नरसंहार है? कोई चीज़ नहीं आई। तो जम्मू के इंटरेस्ट फिर बाटर अवे हो गए। जम्मू को इन्होंने गुड्स की तरह, सामान की तरह समझा, जिसे दिल्ली और कश्मीर के बीच में, जो कश्मीर मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसकी एवज में बाटर अवे किया जा सकता है। तो एक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर पर आल पार्टी मीटिंग बुलाई और उस दौरान जम्मू में प्रदर्शन भी हुए। कुछ संगठनों का दावा था कि जम्मू को उनकी भागीदारी इस बैठक में नहीं मिली। हमारे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा हैं, पेशे से वकील भी हैं। उनका ये दावा था कि जम्मू को कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी उस बैठक में नहीं मिली, और जम्मू के लिए ये जम्मू इज ऑन सेल वाली बात हो गई, और जम्मू के लिए ब्लैक डे वाली बात भी है। आखिर इतने बड़े स्लोगन्स जो दिए गए जम्मू की तरफ से, इसका कारण क्या था? अंकुर जी, पहला सीधा सवाल मेरा, जम्मू इज ऑन सेल या जम्मू के लिए ब्लैक डे, क्या कारण है? देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए केंद्र सरकार ने भी जब ये सोचा कि इंगेजमेंट का प्रोसेस थ्रू डायलॉग हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जम्मू को एडिक्वेट और ड्यू रिप्रेजेंटेशन ना देके जम्मू को एक्साइज आउट कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर का क्या फ्यूचर होगा उसमें जम्मू की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई। और जम्मू कश्मीर में जो समस्या की जड़ जो लोग हैं, जो हाफ सेपरेटिस्ट हैं, सेल्फ रूल और ऑटोनमी के जरिए जो एक्सप्रेस करते हैं, जो प्रो सेपरेटिस्ट हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, या प्रॉक्सीज है पाकिस्तान के हमारे डेमोक्रेटिक क्रिटिक सेटअप में घुस के जो इंटरनल सबवर्जन कॉज करते हैं, उनके साथ चर्चा की गई। तो ऑब्वियसली
पिछले 70 वर्ष का जम्मू संभाग के लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि जब जब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही मुख्य स्टेक होल्डर माना गया है, तब तब जम्मू का सौदा किया गया है। सौदा यानी सेल, इसीलिए हमने जम्मू ऑन सेल कहा। पिछले 70 वर्ष का एक्सपीरियंस हमारा ये है कि इसी रणनीति के कारण जम्मू को होस्टेज रखा जाता है, सेकेंड क्लास रखा जाता है, एनस्लेव्ड रखा जाता है। आप समझिए कि फ्यूचर के बारे में जब जम्मू को डिस्कशन से एक्साइज आउट किया, तो तय तो दिल्ली और कश्मीर के नेता बैठ के ही करेंगे कि क्या होना है। उस अरेंजमेंट में जम्मू की कोई जगह नहीं है, जो 70 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह रहा हूं। एक उपनिवेश मात्र, एक कॉलोनी मात्र जम्मू कश्मीर की इस पावर इक्वेशन में रहता है। इसीलिए वी सेड दैट इट्स अ ब्लैक डे फॉर जम्मू एंड इट इज लाइक एज इफ जम्मू इज ऑन सेल, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर वाकई में बेचा जा रहा था, उसको सौदा किया जा रहा था। मगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं कि निकल कर नहीं आई इस बैठक में कि जिसमें जम्मू के विरोध में या जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन जो पहले होती रही है, जो 70 सालों से हम कहते रहे हैं, उसकी बात हो। क्योंकि वो 70 सालों की जो बीजेपी यहाँ पर कहती रही है कि डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका मानना था कि धारा 370 जाने से कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन अब हट जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कश्मीर और जम्मू दोनों को मिलाकर यहाँ से कुछ राजनेताओं को बुलाया, और बीजेपी का भी इसमें तर्क यही था कि बिल्कुल सेट प्रोसीजर रखा गया। 4 फॉर्मर सीएम बुलाए, 4 फॉर्मर डिप्टी सीएम बुलाए, और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके प्रधान बुलाए। तो आखिर एकजुट जम्मू का क्या तर्क है कि क्यों ये प्रदर्शन, क्यों ये ब्लैक डे, कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने 2 सवाल इसमें पूछ लिए, पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चर्चा हो चुकी है। एवरीथिंग इज आउट इन द पब्लिक, पीपल हैव मेड स्टेटमेंट्स ऑल्सो, सबने दी। जम्मू के संदर्भ में कोई भी इस चर्चा में बात हुई हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जम्मू से रिलेटेड कोई बातचीत हुई? जितने भी इश्यूज पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो सब कश्मीरी सेंसिटिविटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर बीजेपी मानती है जम्मू तो मुद्दा था ही नहीं कहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। भाजपा की आधिकारिक पोजीशन ये हो गई कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से जम्मू संभाग के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है। आप मुझे बताइए, ये सच्चाई है? जम्मू संभाग में कितना बड़ा एक सेगमेंट है जो जम्मू को सेपरेट स्टेट बनवाना चाहता है, क्या ये बात वहां पे रखी गई? डिलिमिटेशन की बात हुई, लेकिन क्या जम्मू का जो एक्सप्रेशन, जम्मू का जो सेंटिमेंट की डिलिमिटेशन 2011 के फ्रॉड और फज्ड एंटी जम्मू सेंसस के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्या वो बात हुई? तो आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी बात वहां पे हुई जो जम्मू के एक तो फेवर में थी, और जिन बातों पे फैसला हुआ उनमें से कौन सी एक ऐसी बात थी जो जम्मू के खिलाफ नहीं थी? डिलिमिटेशन ऑन 2011 सेंसस क्या जम्मू के खिलाफ है कि नहीं है? उस आधार पे तय होगा कि कश्मीर को कितनी सीट्स मिलेंगी, जम्मू को कितनी मिलेंगी। 2011 के आधार पे करोगे तो ये निश्चित है कि कश्मीर के हाथ में ही सत्ता जाएगी, जम्मू को प्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। जम्मू की पॉपुलेशन को जिस तरीके से कम किया गया है, उस कमी के कारण जम्मू को सत्ता में भागीदारी अपने साइज के हिसाब से नहीं मिलेगी। तो क्या ये जम्मू के विरोध में हुआ फैसला या जम्मू के विरोध में हुई एक डेवलपमेंट नहीं है जो ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा है? और ये तब हुआ जब जम्मू संभाग में से अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं दी गई थी। मैं आपको ये बात बताऊं, आपके दूसरे फिर देखिए सवाल बहुत सारे मिक्स हुए, दूसरे सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए, जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, आप फिल्टर्स नहीं लगाते हैं कि ये बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है। आप अगर ये देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में 2015 के बाद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, ऐसी एंटिटीज आ गई हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप कर रही हैं, उनके साथ लोगों का साथ है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, जम्मू के डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक ईथोस को फॉलो करते हुए क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि उन सब शेड्स ऑफ ओपिनियन को बुलाएं? और एकजुट जम्मू तो पॉलिटिकल पार्टी है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का नहीं ले, उसे तो कभी आधार नहीं बनाया जा सकता। एकजुट जम्मू की, और खासकर इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारी व्यक्तिगत सफलता, रोशनी कानून को ध्वस्त करना था, लेजिस्लेटिव जिहाद को, उस व्यक्तिगत सफलता पे जो बड़ी पार्टी अपने आप को समझती है भाजपा, तो उसने तो सारा डीडीसी का चुनाव लड़ा। यानी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एक पॉइंट ऑफ व्यू एकजुट जम्मू भी रखता है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी रखते हैं, पीओजेके के रेफ्यूजीज भी रखते हैं, कश्मीरी हिंदू समाज के लोग भी रखते हैं। ये डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को जब आपने एक्सक्लूड किया तो ये मीटिंग आपकी एक्सक्लूसिव बन गई, ये इंक्लूसिव नहीं थी। और ये तर्क देना कि बड़ी पार्टी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है और ये मूर्खतापूर्ण भी है, और ये रिफ्लेक्ट करता है एंटी जम्मू बायस इस सरकार का भी, जो पिछले
सरकारों की तरह 2014 और 15 के बाद पुनः उसी पॉलिसी स्ट्रक्चर पे काम कर रही है जिस पॉलिसी स्ट्रक्चर पे पुरानी सरकारें काम करती थी, जिसमें जम्मू सेकंड क्लास रहता था। आपके जवाब के साथ ही मेरा अगला सवाल मिलता है कि कहीं ना कहीं जब डीडीसी चुनाव हुए तो बढ़ चढ़कर ये कहा गया कि ये जो कश्मीरी नेता खासतौर पे जो इस बैठक में बुलाए गए थे उन्हें गुपकार गैंग का नाम दिया गया। गुपकार गैंग का नाम भी बीजेपी ने दिया और उसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रचार किया कि ये लोग धारा 370 को वापस रेस्टोर करने की बात करते हैं, ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये लोग चाइना के ज़रिए 370 लाने की बात करते हैं। और आज बैठक में वही पूरा गुपकार गैंग बैठा हुआ था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वही बीजेपी अब उस गुपकार गैंग को लेकर किस तरह की बात करेगी, जबकि खुद प्रधानमंत्री ने उनको न्योता देकर बुलाया है? देखिए, आप केवल लोकल बीजेपी नहीं उन्हें गुपकार गैंग नहीं कहा या देशद्रोही नहीं कहा। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर के ट्वीट्स देख लें विच आर ऑन रिकॉर्ड, तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये कहा था कि ये गुपकार एक गैंग है जो फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में समस्या की जड़ है। तो मुझे बताइए कि एक तो एक कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करें तो एक सवाल तो सरकार से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या सरकार भी इस गैंग का हिस्सा बन गई है? क्या सरकार इन्हीं को स्टेक होल्डर्स मान के उन फॉरेन पावर्स की प्रेशर में आके अपने नेशनल और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मन बना गई है? ये सवाल तो इन्हें, इस सवाल का जवाब तो इन्हें देना है। और मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये रहा कि 370 और 35 है उस पे चर्चा करना, उसकी रिजरेक्शन डिमांड करना, उनको स्टेक होल्डर माना गया। 370 को वापस लाने का मतलब है पुनः जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स पे निर्मित करना। 370 ये सुनिश्चित करता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा, स्टेट विद इन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम सब नेशनलिज्म, जो पाकिस्तान का आइडिया था। तो ऐसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स को आप मुख्य स्टेक होल्डर मान के अगर उन्हें पावर हैंडओवर करने का काम करेंगे इस मीटिंग के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूँ। गुपकार गैंग कहा गया, फॉरेन एड के मदद से डिस्टेबलाइज करने की बात की गई, चाइना के प्रॉक्सीज कहा, पाकिस्तान के प्रॉक्सीज कहा। तो अगर इन्हीं से बात की तो ये तो वैसा ही हुआ ना कि जैसे देश के प्रधानमंत्री लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ बैठ के चर्चा करें कि जम्मू कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जा सकता है। समस्या की जड़ तो आतंकवाद की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर आईएसआई चीफ के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री बैठे और डिस्कस करें कि ज्वाइंटली कश्मीर में टेरर को कैसे फाइट कर सकते हैं। आपको नहीं लगता ये हास्यास्पद है? अंकुर जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक इसमें सहमत हूँगा। शायद इसमें बड़ी बात एक मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि चाहे यूपीए सरकार केंद्र में रही, चाहे एनडीए सरकार केंद्र में रही, आखिर बार बार क्यों उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं नेताओं को ही टॉक्स के लिए बुलाया जाता है? कभी युवाओं को, नए संगठनों को आगे नहीं लाया जाता जो आगे आज आकर शायद जम्मू कश्मीर की भागडोर अच्छे तरीके से संभाल पाएं? ऐसा क्यों नहीं होने दिया जाता? मैं स्पष्टता से इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पिछले 70 साल से भारतीय राजसत्ता की, इंडियन स्टेट की जम्मू कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये निहित है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता कश्मीरी मुसलमान के हाथ में दे के रखनी है। मैं मुसलमान शब्द ऑन पर्पस इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कश्मीरी मुसलमान को देनी है? क्योंकि देखिए, इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, केवल एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। और 1947 में जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान का दामन थामा। तो भारत की राजसत्ता ये सोचती है कि अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा, कश्मीरी मुसलमान होगा, तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की देखिए कितनी बड़ी विक्ट्री है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में डेमोक्रेसी को मुसलमान सक्सेसफुल बना रहा है। इस सोच में जम्मू सेकंड क्लास रहेगा, क्योंकि चेहरा आपको मुसलमान को बनाना है। इसीलिए आप सेंसस भी फज करेंगे ताकि कभी ये पावर बैलेंस शिफ्ट ना हो। हमेशा वर्चस्व असेंबली में मुसलमानों का रहे, ताकि आपको अपनी एक इमेज बिल्डिंग का, एक जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त व्यक्ति है, उस सोच को आगे बढ़ाना इनकी एक। इस बैठक में 6 नेता जम्मू से थे सीधे सीधे, 3 नेता बीजेपी से, एक पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, गुलाम नबी आज़ाद जो खुद भी भद्रवाह से हैं, जम्मू रीजन से आते हैं, ताराचंद भी जम्मू से थे। 6 नेता जम्मू से थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री हैं, वे खुद जम्मू को रिप्रेजेंट भी करते हैं और जम्मू से हैं। तो क्या इन 7 लोगों ने कहीं भी जम्मू के हित की कोई बात अंदर नहीं की?
और नहीं की तो क्या कारण रहा कि जम्मू कश्मीर, जहां लिखने में जम्मू पहले आता है, वहां फिर ये बैठक जो है केवल और केवल कश्मीर बेस्ड होकर रह गई और जम्मू से कोई भी जम्मू की बात ना निकल कर आई और ना ही उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या जिस तरीके के बाद डिटेल्स शेयर की गई, जम्मू के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जम्मू की प्रायोरिटीज़ को डिस्कस नहीं किया गया, जम्मू की सेंसिटिविटीज़ को डिस्कस नहीं किया गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को साबित करती है। आप दूसरा आंकड़ा देखिए, 14 में से 9 लोगों को बोलने का ऑथोराइजेशन मिला, 9 में से 7 अगर आप आइडियोलॉजिकली डिवाइड करें, 9 में से 7 तो गुपकार गैंग का हिस्सा थे, एक व्यक्ति न्यूट्रल था और एक व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बोलने का मौका दिया गया था जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, और अगर कुछ बोलते भी तो वो बोलते जो जम्मू के लोग वहाँ पे सुनवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए जम्मू की बात नहीं हुई। आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग 7 तो गुपकार गैंग के ही व्यक्ति थे, उसमें आप गुलाम नबी आज़ाद को भी डाल दीजिए, मुजफ्फर हुसैन बेग को भी डाल दीजिए, एंड जो द न्यूट्रल वन मिस्टर भीम सिंह जी, ही स्पिल्ड द बीन्स। नेशनल टेलीविजन पे आज तक पे उन्होंने कहा कि जम्मू को लेकर कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई बात जम्मू के संदर्भ में सामने आई। क्या यह मुद्दा उठा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, इस पर डिलिमिटेशन ना करवाइए? क्या यह मुद्दा उठा कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने का ऑप्शन कंसिडर किया जाना चाहिए? क्या यह मुद्दा उठा कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के 2 यूटीज बना देनी चाहिए, एक उन हिंदुओं के लिए जो जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, नरसंहार के विक्टिम्स को उनका न्याय देने के लिए, बेसिक चीज एक एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन देने के लिए? क्या यह बात वहां पे आई? क्या यह बात आई कि जम्मू में जम्मू संभाग के हिंदू और कश्मीर संभाग के वो हिंदू रह रहे हैं जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं, इनके नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित तो करिए कि नरसंहार है? कोई चीज़ नहीं आई। तो जम्मू के इंटरेस्ट फिर बाटर अवे हो गए। जम्मू को इन्होंने गुड्स की तरह, सामान की तरह समझा, जिसे दिल्ली और कश्मीर के बीच में, जो कश्मीर मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसकी एवज में बार्टर अवे किया जा सकता है। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही। जम्मू पहले भी एक्साइज आउट था, अभी भी एक्साइज आउट रहा। 2014 के बाद हमें उम्मीद थी कि 70 साल की वो पॉलिसी पैराडाइम चेंज होगी जिसमें जम्मू सेकंड क्लास है, अनफॉर्चुनेटली नहीं चेंज हुई। आपने समय समय पे उसके सबूत देखे, और ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि जिस समय आपको डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, जम्मू से आप पूछते ही नहीं है कि किस तरीके से रिस्टोर करेंगे। जिन लोगों को आप समस्या की जड़ मानते हैं, उनको आप मुख्य स्टेक होल्डर्स भी मानते हैं। समस्या की जड़ को स्टेक होल्डर मानना, समस्या की जड़ जो सेंसिटिविटीज अपनी रिफ्लेक्ट करे, उनके प्रति संवेदनशील होना, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करना। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सीधी नीति है कि नेशनलिस्ट्स को सत्ता नहीं मिलेगी, नेशनलिस्ट्स को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी, अलगाववादियों को जरूर मिलेगी। क्योंकि इनकी सोच ये है कि हाफ सेपरेटिज्म के जरिए हम नेशनलिज्म लाएंगे और मुस्लिम कम्युनलिस्ट्स के हाथ में सत्ता सौंप के हम सेक्युलरिज्म की लड़ाई को जीतेंगे। इस तरीके के पागलपन वाले, मैडनेस वाले कॉन्सेप्ट्स जो इंडियन स्टेट के स्टेट अपरेटस में प्लांट किए गए हैं, मुझे लगता है कि इस सरकार की जिम्मेवारी है कि उससे ट्रांसेंड करें, उससे ऊपर उठे। डिलिमिटेशन का मामला बड़े स्ट्रांगली इस बैठक में उठाया गया और कश्मीरी नेताओं ने, जम्मू के नेताओं ने भी उसकी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि अब डिलिमिटेशन पहला स्टेप होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, फिर स्टेट रिस्टोर होगी, या उसके बाद स्टेट रिस्टोर होगी फिर चुनाव होंगे। मगर डीलिमिटेशन जैसे आप कह रहे हैं, अगर 2011 के सेंसस पे होती है और उसी के सेंसस पे ही ये सारी डीलिमिटेशन प्रोसेस किया जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं और एकजुट जम्मू का उसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, तो एक चीज़ तो तय हो गई कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का जो फैसला लिया गया है, उसमें यह तय किया गया है कि डेमोक्रेसी की आधारशिला जम्मू कश्मीर में हम झूठ पे रखेंगे। डेमोक्रेसी की आधारशिला फॉल्सहुड होगी। उस फॉल्सहुड का रिजल्ट ये होगा कि सत्ता कश्मीर को मिलेगी, जम्मू को नहीं मिलेगी। उसका रिजल्ट ये भी होगा कि जम्मू अगेन डिसएम्पावर्ड रहेगा। जम्मू में जो एक्चुअल जो पॉपुलेशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इस कारण प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं मिलेगी। सत्ता से भी दूर रखा, आपके वोट की ताकत भी कम कर दी। तो मुझे बताइए परिणाम क्या होगा? और उन लोगों के फेवर में कि जिनको आप स्वयं कहते हैं कि समस्या की जड़ हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, देश विरोधी हैं। तो देखिए, नेशनलिज्म पे कॉस्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, और सेपरेटिज्म, अलगाववाद, एंटी इंडिया, उस पे इंसेंटिव्स हैं। सत्ता भी उन्हें दी जाती है। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे काम करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को जो डेमोक्रेसीज में होते हैं उन्हें अब्यूज करके यू हैव टू एंटर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस एंटर करके यू हैव टू सबवर्ट देम फ्रॉम विद इन। इसीलिए रोशनी कानून बना, इसीलिए 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर बना, इसीलिए माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स के राइट्स साइफन ऑफ इलीगली किए जाते हैं मुस्लिम्स को डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसीलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक असॉल्ट जम्मू पे हुआ। इसीलिए जब कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया था तो ना आर्मी उन्हें बचाने आई, ना सीआरपीएफ उन्हें बचाने आई, ना केंद्र सरकार उन्हें बचाने आई, ना राज्य सरकार उन्हें बचाने आई, क्योंकि आपने सत्ता उन लोगों के हाथ में देके रखी थी जो इस डेमोक्रेसी को सबवर्ट करते हैं। अंकुर जी, एक सवाल है मेरा, अगर आप लोगों को न्योता होता
इस बैठक में और आप इसमें शामिल होते और अंदर जैसे 14 में से 9 ही लोगों को बोलने की इजाज़त मिली, आप उनमें होते जिन्हें बोलने की इजाज़त नहीं मिली होती, तो आपका बैठक के बाद क्या रिएक्शन होता? देखिए, वी वुड हैव स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड कि इफ़ यू हैव कॉल्ड अस वी शुड बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है, आपने बीजेपी में से 3 लोग गए थे, उसमें से 2 को बाहर निकाल दिया, एक को बात रखने का अपना आपने मत दिया। दिस कैनॉट हैपन कि आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सर्टन थिंग्स और मैं कुछ बात अलग जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं ही उठा सकता हूँ तो हमें बाहर कर दिया जाए। तो वी वुड हैव स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर दैट वी शुड बी अलाउड टू स्पीक। और अगर हमें बोलने, अगर आपको बोलने का मौका दिया गया हो तो किन किन बिंदुओं पर आप अपनी बात रखते? पहली डिमांड ये होती कि आप जम्मू कश्मीर को फिर रीऑर्गेनाइज करिए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए, ये जम्मू का सेंटिमेंट है, और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिनके साथ नरसंहार हुआ उनके साथ जस्टिस करने के लिए, बेसिक 30 साल के बाद जस्टिस करने के लिए आपको उनको ज़मीन का टुकड़ा तो देना पड़ेगा। और मुझे बताइए, अगर वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी मिलियों में उनको जाके वहाँ पे आप बिखेर के फिर से बसाने का काम करें तो क्या वहाँ पे वो बच पाएंगे? जिस तरीके की सिस्टम प्रॉब्लम कश्मीर में है। और जो रेस्ट ऑफ द कश्मीर है उसे यूटी बनाइए विदाउट लेजिस्लेचर, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट किया है, अब्यूज़ किया है, अपने जिहाद का, इस्लामिक कम्युनलिज्म का एजेंडा डेमोक्रेटिक और सेकुलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके आगे बढ़ाया है। व्हाई शुड यू एम्पावर देम? इस तरीके के तर्क हम उनके सामने रखते हैं। और दूसरा हम ये कहते हैं कि कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का टारगेट तो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज है, ताकि हिमालय में पली बड़ी पनपी हमारी सनातन इंडिक सिविलाइजेशन संस्कृति उसे खत्म किया जा सके। सनातन तो हिमालय में बसता है, हिमालय सनातन का पालना है। आपके ऋषि ऑर्डर, आपके सिंबल्स, आपका इंस्टीट्यूशंस ऑफ सनातन, ये सारे हिमालयाज में ही तो हैं। तो पूरे हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद की लड़ाई को जीतने के लिए इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज का प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है कि कश्मीर का इस्लामीकरण हो गया उस डायरेक्शन में तो वहां पे एक काउंटर स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव समझते हुए एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड वहां पे बनाए? और आपके पास सेक्युलर आर्ग्यूमेंट है कि हम नरसंहार की जो विक्टिम्स हैं उन्हें रिहैबिलिटेट, रीसेटल करने के लिए वहां पे एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करके दे रहे हैं। जम्मू जो नेशनलिस्ट है उसे आप एम्पावर करेंगे, नेशनलिज्म पे आप इंसेंटिव रखेंगे तो लोग राष्ट्रवाद के साथ और जुड़ेंगे ना। कुछ लोग जो अपनी एलिजियंसेस चेंज करते रहते हैं तो वो जुड़ेंगे, तो नेशनल हित सधेगा, सिविलाइजेशनल हित सधेगा, जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड वहां पे आप क्रिएट करेंगे तो आपके 1000 साल आगे के सिक्योर हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि आप इस्लामीकरण के प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। तो पहली तो चीज़ ये रहती। और अगर हम ये कह देते कि अगर आप में ये हिम्मत नहीं है इतना बड़ा फैसला लेने की तो कम से कम ये करिए कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाइए, और उसमें भी जो अर्स्टवाइल डोगरा के चंबा, पठानकोट, गुरदासपुर के एरियाज हैं किसी तरीके से करिए कि रीऑर्गेनाइज करके इन एरियाज को भी जम्मू के साथ जोड़ा जाए ताकि कश्मीर की पॉपुलेशन के साथ चीज़ों को ऑफसेट करके रखा जाए। अंकुर जी, अब आखिरी सवाल यही है मेरा आपसे कि वो बैठक इंपॉर्टेंट माइनॉरिटीज का मुद्दा जरूर उठता। प्रधानमंत्री जी को यह बताया जाता कि 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री की सरकार पे 2 बार कॉस्ट्स लगवाने के, सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना लगवाने के बाद हमने ये फैसला करवाया था कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। उनको हम बताते कि इनको माइनॉरिटी स्टेटस देने के कारण आप सेसेशनिज्म की मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं और नॉन मुस्लिम्स के माइनॉरिटी राइट्स का हनन कर रहे हैं और स्टेट एक्सचेकर का भी बहुत बड़ा लॉस कॉज कर रहे हैं। 60 से 70 स्कीम्स जिनका फायदा नॉन मुस्लिम्स को मिलना चाहिए मुस्लिम्स को देके, यानी इलीगल बेनिफिशियरीज को देके स्टेट एक्सचेकर को भी लॉस कॉज कर रहे हैं। लेकिन उससे भी अधिक चूंकि इन्हें माइनॉरिटी स्टेटस यहां पे हासिल है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के आधार पे इंटरनेशनल ताकतों को ये इंडिया के सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर इनके पास माइनॉरिटी स्टेटस ना हो कश्मीरी अलगाववादियों के पास, तो बाहरी ताकतें इंडिया के कश्मीर अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती माइनॉरिटी स्टेटस के कारण। मतलब है आप अब डीलिमिटेशन का विरोध करने वाले हैं, एकजुट जम्मू इसका विरोध करेगा? 100% डीलिमिटेशन इज द वे अहेड, बट डीलिमिटेशन ऑन 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन जम्मू को कभी स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो हमें पता है। जब आपकी पॉपुलेशन ही हटा दी गई कागजों से, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, मुझे बताइए। और आप देख लीजिए 7 सीट्स बढ़नी है, मान लीजिए 4 कश्मीर की बढ़ गई, 3 जम्मू की बढ़ गई। अगर 4 भी जम्मू की बढ़ गई, जो चांसेस बहुत कम है, तो जम्मू की भी उन्हीं एरियाज की बढ़ेंगी जो कश्मीर को वोट करने वाले एरियाज है। दैट अपार्ट मान ली तो 50-40 हो गया, 50 कश्मीर की, 40 जम्मू की। 50 कश्मीर की अगर हैं तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, यहां भी कुछ पॉकेट्स हैं 15 के करीब जहां से सीट्स निकालते, 65 कश्मीर
बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का वर्चस्व हो गया, जम्मू इस पॉलिटिकल इक्वेशन में कहां रहा? जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सरकार का हिस्सा कैसे बन सकती है? जो लंबे समय से ख्वाब जम्मू को दिखाए जाते रहे कि जम्मू का मुख्यमंत्री डोगरा बेल्ट से मुख्यमंत्री, आपको लगता है वह ख्वाब पूरा नहीं होगा? देखिए लॉजिकली आप देखें, कॉमन सेंस आप अप्लाई करें, ज़्यादा रॉकेट साइंस भी आप अप्लाई ना करें, तो मुझे बताइए कैसे होगा जब 65 सीट्स पे कश्मीर का वर्चस्व है और झूठ के आधार पे, फॉल्सहुड के आधार पे, और आपके पास पीछे बची कितनी बची? 25 35 35 नहीं 25 सीट, 25 सीट्स, 25 सीट्स पे आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 25 सीट्स पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और कश्मीर के नेताओं का तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि चीफ मिनिस्टर तो कश्मीरी मुसलमान ही होगा, और वही रूल रहा है। एक एबरेशन, एक एक्सेप्शन आई जब गुलाम नबी आज़ाद बने, उनका क्या हाल हुआ दैट अपार्ट, बट एक्सेप्शन तो रूल को ही प्रूव करती है ना। गुलाम नबी आज़ाद तो एक्सेप्शन थे। सो एज अ मैटर ऑफ रूल कश्मीरी मुसलमान ही जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन के रहता है। और इस अरेंजमेंट को जो सुनिश्चित करने के लिए इस अरेंजमेंट को कोई चैलेंज करे तो उसे वो कम्युनल कहते हैं, और भारत सरकार उनके पीछे खड़ी होती है, क्योंकि भारत सरकार ने ये तय किया है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान के हाथ में ही चीफ मिनिस्टरशिप की पोजीशन रहेगी। एकजुट जम्मू किस तरह से इस संघर्ष को आगे लेके जाएगा? क्योंकि बीजेपी या केंद्र सरकार का भी इस बैठक के बाद जो रिएक्शन आया है वो बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हों, डिलिमिटेशन हो, फिर चुनाव हो, और फिर स्टेटहुड रेस्टोर होगी, और स्टेटहुड एज इट इज़ ही रेस्टोर होगी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट होगी। अब ऐसे में एकजुट जम्मू का क्या रोल है, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? एकजुट जम्मू सेपरेट जम्मू स्टेट के गोल के साथ ज़मीन पे उतरेगी। एकजुट जम्मू के बारे में आप जानते हैं कि पूरे 10 के 10 जिलों में एकजुट जम्मू के यूनिट्स बने हुए हैं। वो नीचे काम करके ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक से पंचायत लेवल पे कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, आपने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग की चर्चा कम रही, और एकजुट जम्मू ने जो ब्लैक डे फॉर जम्मू यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उसके बारे में पूरे देश को पता चला, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हो, चाहे मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चला हो। उतनी ही कवरेज हमारी भी हुई जितनी कवरेज इस ऑल पार्टी मीटिंग वाले पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स की हुई। तो जम्मू का पॉइंट ऑफ व्यू बाहर गया है, तो इसी तरीके से हम जम्मू का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सशक्त तरीके से बाहर रखते रहेंगे। और दूसरा, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करके फिर सेपरेट जम्मू स्टेट बनाने के सपने को पूरा करेंगे। इसके लिए मूवमेंट का भी सहारा लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम एंटरिंग द पॉलिटिकल डोमेन, एक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जिस तरीके से क्रिएट होती है, उसके लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके की बौखलाहट यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में है कि हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले करवाए जा रहे हैं, अटैक करवाए जा रहे हैं, जानलेवा करवाए जा रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट वी आर मेकिंग अ डिफरेंस। और जब हम डिफरेंस बनाना शुरू कर रहे हैं, समाज में हमारी पेनिट्रेशन तीव्र गति से बढ़ रही है, तो यूल सी कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम अपने पॉलिटिकल गोल को भी अचीव करने में सफल हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, केंद्र सरकार आज नहीं समझ रही है, लेकिन अल्टीमेटली केंद्र सरकार के पास अगर राष्ट्रीय हित वो साधती है, सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट वो माइंड में रखती है, तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि जम्मू को अलग करके कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़े। ये थे एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू को पूरी तरह से इग्नोर, दरकिनार कर दिया गया, और जम्मू के नेता भी जम्मू की बात रखने में विफल रहे। आने वाले समय में एकजुट जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे, और अगर 2011 के सेंसस पर डिलिमिटेशन होता है तो उसका कड़ा विरोध करने सड़कों पर उतरेंगे। दीपक खजूरिया, जम्मू।